हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 1 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज का जो एनालिसिस है ना थोड़ा लेट होगा। रीज़न भी क्योंकि कल इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा। एंड आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पे डिटेल डिस्कशन भी करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकोनॉमिक सर्वे पे थे और इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। मोस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एंड थोड़ा बजट सुनने में थोड़ा टाइम निकल गया। सो बिकॉज ऑफ दिस आज थोड़ा सा लेट होने वाला है। अराउंड 12:30 या आपको 1 बजे तक, 1 बजे के पहले पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ओके, because of the budget and the economic survey. Chalo, so without wasting any time, here we start the analysis of today's newspaper. So the first news, it's from the economic survey. तो बताया गया कि इकोनॉमिक सर्वे ने एस्टिमेट किया है कि फॉर द फिजिकल ईयर और वी कैन से फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-2023 जो हमारी ग्रोथ है वो 8 to 8.5% होगी। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। सो इकोनॉमिक सर्वे इज अ डॉक्यूमेंट which is being published by the Ministry of Financial Department, which shows कि हम लोग नेक्स्ट फिजिकल ईयर में हम लोग क्या क्या स्टेप्स लें, हमें किस किस इंडस्ट्रीज में हमें ग्रोथ करनी है। तो बेसिकली इट टेल्स अबाउट दी इकोनॉमिक सर्विस टेल्स अबाउट दी कि हमें नेक्स्ट फिजिकल ईयर्स में हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें कितना पैसा लगाना है किस सेक्टर में, ये सारी चीजें। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट वो है कि हमने पास्ट फिजिकल ईयर, तो मतलब अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसने 2021-2022 में बताया गया होगा कि हमने किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ करी। हमने जैसे सेक्टर मतलब जैसे कि सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हमने कितनी कितनी ग्रोथ करी है, इन्फ्लेशन कितना है एंड बहुत सारी चीजें। ओके, और प्रोजेक्शन बताता है, प्रोजेक्शन भी बताता है भाई अपकमिंग ईयर्स का, अपकमिंग फिजिकल ईयर का, कि हम लोग कितना ग्रोथ करने वाले हैं अगर ये चीजें सही रही तो वही चीज बताएगा कि इकोनॉमिक सर्वे ने जो भी एस्टिमेट किया है कि हमारा जो ग्रोथ रहेगी, जीडीपी ग्रोथ रहेगी फॉर द फिजिकल ईयर ऑफ 2022-2023 इट्स 8 to 85%, बट विद सर्टेन कंडीशन, दैट इज कि इन्फ्लेशन और एनर्जी जो है वो जो उतनी ही रहे जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, ऑयल के प्राइसेस में चेंजेस नहीं आएंगे, तब जाके हम लोग, अगर ये 3 पॉइंट्स फुलफिल होते हैं तब जाके हम लोग 8 to 8.5% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ अपकमिंग कमिंग ईयर्स के लिए, कमिंग ईयर के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी इकोनॉमिक सर्वे अभी अपन को पढ़ना बाकी है। आज पूरा पेज नंबर जो 10 है वो इकोनॉमिक सर्वे से भरा हुआ है, अपन पढ़ने वाले इकोनॉमिक सर्वे को। ठीक है, चलो। अच्छा, यहां पर कुछ कुछ चीजें बताई गई इकोनॉमिक सर्वे में कि हो सकता है कि देखो इन्फ्लेशन, एनर्जी की प्राइसेस एंड ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो हमारे लिए चैलेंज हो सकता है। अब ग्लोबल लिक्विडिटी का मतलब, ग्लोबल लिक्विडिटी का मतलब होता है कि लोग पैसा खर्च नहीं करना। ठीक है, द टाइटनिंग ऑफ द ग्लोबल लिक्विडिटी का मतलब होता है कि लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे, मैं मार्केट में पैसा डाल ही नहीं रहा, मैं सिर्फ अपने पास ही पैसा होल्ड करके रख रहा हूं। तो क्या हो गया, जो ग्लोबल लिक्विडिटी मतलब जो लिक्विड था, जो मनी था, वो मार्केट में है ही नहीं। और इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से और एनर्जी प्राइसेस की वजह से ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, जिसके चलते हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इन दी कमिंग फिजिकल ईयर। ओके, चलो सेकेंड न्यूज। सो व्हाट हैपन, अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड एंड गोवा। ओके, सो यही बताया गया कि इन 5 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हैं और ये थर्ड वेव के बीच में हो रहे हैं इलेक्शंस, तो इलेक्शन कमीशन ने पहले तो मना किया था कि भाई 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी। उसके बाद फिर उन्होंने 31 जनवरी तक कर दिया था। फिर उन्होंने बोल दिया है कि बाई द 11th of February देयर विल बी नो पब्लिक रैली, नो पॉलिटिकल पब्लिक रैली, बट before in the month of January they have given the permission to the political parties and to the political leaders that they can give a public speech and can do a election meeting, but only with maximum people of 500. But yesterday election commission has stated that now we are exceeding the limitation of the people in the election meeting, it's up to 1000. ठीक है, तो 1000 people are allowed in the election meetings. पहले कितना था, 500, अब कितना है, 1000। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोड शोज, व्हीकल रैलीज एंड प्रोसेशंस में 11th of February तक तो वैसे भी बैन लगा के रखा हुआ है। Moving further, so because of the clash of government in the government of West Bengal and the governor of West Bengal, जिसके रिटेलिएशन में ममता बनर्जी ने कल जगदीप धनखड़ जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नर है उनको ट्विटर पर बैन कर दिया।
ये चीज बताएगी। तो इट्स एंड उन्होंने जो रीजन दिया वो यही दिया कि वो मेरी गवर्नमेंट और हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, विल मूव टू दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, तो कल मुंबई में 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। रीजन बीइंग क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि हम लोग ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, बट देर आर मेनी स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट इन फेवर ऑफ ऑफलाइन एग्जामिनेशन बिकॉज दे वांट देयर एग्जामिनेशन इन दी ऑनलाइन पैटर्न। सो बिकॉज ऑफ दिस, सो जो मुंबई में है बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे, स्पेशली फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन 10th एंड 12th। मूविंग फर्दर, सो हाई कोर्ट डिसमिस प्ली टू डिफर इलेक्शन। सो व्हाट हैपन, एक पर्सन ने पिटिशन फाइल करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, एंड द पिटिशन इज अबाउट कि भाई जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं 5 स्टेट्स में वो नहीं होने चाहिए, उनको डिफर कर देना चाहिए। रीजन बीइंग बिकॉज थर्ड वेव है कोविड-19 की और हेल्थ इंपैक्ट पड़ सकती है बहुत सारे लोगों के ऊपर अगर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो। वोटिंग होगी, रैलीज होंगी, प्रोसेशंस होंगे। बट इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्ली को सुना और बोल दिया कि देखो, क्या आप मार्स पे रहते हो, आप रहते हो इंडिया में रहे हो, और हम ये देख रहे हैं कि अब जो केसेस है वो डिक्रीज होते हुए आ रहे हैं, और जो भी वेरिएंट है वो इतना डेडली वेरिएंट नहीं है कि लोगों की उसमें ज्यादा जान जाए। और और उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि अगर हम बात करें तो आप अपनी जो प्ली है उसको विड्रॉ कर लो, अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम लोग कॉस्ट लगा के डिसमिस करने वाले हैं। कॉस्ट लगा के डिसमिस का मतलब कि आपकी प्ली तो डिसमिस होगी और आपके ऊपर फाइन भी लगा दिया जाएगा। ओके, तो विड्रॉ मतलब आप खुद वापस ले लो तो आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, बट अगर आप नहीं लेते हो तो हम डिसमिस करेंगे और कॉस्ट भी लगा देंगे। मूविंग फर्दर, सो व्हाट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज सेड, दे हैव सेड अगर दो एडल्ट्स साथ में रह रहे हैं विद देयर ओन कंसेंट तो उनके ऊपर मोरल पुलिसिंग नहीं कर सकते। एक इंसिडेंट हुआ था कि फीमेल फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी वाज लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप विथ हिज पार्टनर बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम रिलीजन, जिसके चलते बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। उसके गर्ल्स जो फीमेल के पेरेंट्स हैं उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उसका किडनैपिंग हुई थी, बहुत सारी चीजें। फिर फाइनली जब ये चीज कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने यही बोला गया कि देखो कोई मोरल पुलिसिंग नहीं की जाएगी अगर दो एडल्ट्स कंसेंट से रह रहे हैं। अगर किसी को कन्वर्ट होना भी है, उसकी कंसेंट है, उसकी फ्री विल है, तो वो कन्वर्ट भी हो सकता है। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, एक आपका तमिलनाडु स्टेट में देयर इज एन स्कूल, मिशनरी स्कूल, वहां पर एक गर्ल की डेथ हो गई। अब वो सुसाइड है कि नहीं वो पता नहीं, बट इसी चीज को लेकर मदुरई हाई कोर्ट, मतलब देखा जाए तो है तो चेन्नई हाई मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की बेंच है मदुरई में, तो वही मद्रास हाई कोर्ट मदुरई बेंच ने सीबीआई को बोल दिया है कि भैया आप ये केस खुद हैंडल करने वाले हैं एंड यू विल डू इन्वेस्टिगेशन अबाउट द स्कूल स्टूडेंट डेथ दैट हैपेंड इन द त्रिवेंजोर डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मूविंग फर्दर, सो राजस्थान को सेकंड फीमेल चीफ सेक्रेटरी मिल गई है, दैट इज उषा शर्मा। तो उषा शर्मा विल बी दी राजस्थान चीफ सेक्रेटरी, ओके, एंड शी इज फ्रॉम द 1985 आईएएस बैच। एंड वो देखा जाए तो अभी 2012 से सेंट्रल डेपुटेशन पे थी। सेंट्रल डेपुटेशन का मतलब क्या होता है कि देखो जितने भी आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं स्टेट में काम करते हैं, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट उनको निकाल नहीं सकती, गवर्नर भी उनको निकाल नहीं सकता, सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट नहीं कर सकता, टर्मिनेट से प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं वो लोग, स्टेट में ही काम करते हैं। लेकिन सेंटर को भी कभी कभी जरूरत पड़ती है आईएएस ऑफिसर्स की, आईपीएस ऑफिसर्स की, तो वो लोग क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन के लिए कुछ ऑफिसर्स की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो 2012 से उषा शर्मा डेपुटेशन पे थी, सेंट्रल डेपुटेशन पे थी, और वो आपकी सेक्रेटरी भी रही हैं यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री की। उसके बाद फिर वो आपकी डीजी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी डायरेक्टर जनरल रही हैं। सो अब फाइनली वो अपने स्टेट में आ चुकी हैं, जो उनका कैडर स्टेट है राजस्थान, एंड राजस्थान ने उनको चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया, और ये राजस्थान की सेकंड फीमेल चीफ सेक्रेटरी होंगी। चीफ सेक्रेटरी का मतलब राजस्थान स्टेट के जितने भी इंप्लॉइज हैं, जितने भी स्टेट इंप्लॉइज हैं, सब इनके अंडर काम करेंगे। ठीक है, मूविंग फर्दर, सो कैन स्ट्राइकिंग डाउन एन एक्सेप्शन क्रिएट अ न्यू ऑफेंस। तो वही चीज बताया गया कि जब तक
मैरिटल रेप क्राइम नहीं बन जाता एक्सप्लिसिटली, हम लोग मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बोल सकते। ये उन्होंने सिंपल सी बात बोल दी है। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज। सो ऑन द एडिटोरियल आज हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इट्स अबाउट द टर्बुलेंस अहेड, इसको ऊपर पढ़ने वाले हैं। द सेकंड वन इट्स अबाउट द हेजी पिक्चर ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। So it's about the employment, what's happening and what government has done in the past to uh, to enhance the employment in India, और रियलिटी है क्या, उस चीज को अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस दी टर्बुलेंस साइड। सो इट्स अबाउट दी कि टाटा ग्रुप ने रिसेंटली एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया पूरे तरीके से, उसको लेकर है। सो बताया गया कि अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप ने लास्ट वीक जो प्रोसीजर था फॉर द एक्वायरिंग ऑफ एयर इंडिया वो कंप्लीट हो गया। और एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया देखा जाए तो ओरिजिनल जो उसके फाउंडर्स है वो टाटा ही ग्रुप था। जमशेदजी टाटा ने ही एयर इंडिया एयरलाइंस बनाई थी। फिर फाइनली उसको नेशनलाइज कर दिया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, एंड जवाहरलाल नेहरू की मिनिस्ट्री ने नेशनलाइज कर दिया गया था, और फिर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी। बट जब हुआ क्या, जब गवर्नमेंट उसको चलाया तो गवर्नमेंट क्या हुआ, गवर्नमेंट जो कंपनी बन गई जो वो अब डेफिसिट में जाने लगी। डेफिसिट मतलब कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही थी, बल्कि डेट में चली गई, बहुत ज्यादा डेट में चली गई, जिसके चलते गवर्नमेंट झेल नहीं पाई और गवर्नमेंट ने इसका ऑक्शन किया और टाटा ग्रुप ने इसको खरीद लिया। ओके, नाउ अब यहां पर ऑथर बताना चाह रहे हैं कि देखा जाए तो अब टाटा ने एक्वायर तो कर लिया, एक स्टेप तो बढ़ गए, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस which has to be faced by the Tata Group by acquiring the Air India. And the first thing, the first they have focused on the domestic air passengers. So they have said, the author has stated that India में अगर हम एयरलाइन की बिजनेस की बात करें, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक एयरलाइंस की बिजनेस की बात करें, तो 4/5 ऑफ द मार्केट जो है वो लो कॉस्ट फ्लाइट्स ने होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे कि इंडिको, स्पाइस जेट, इन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, 4/5 ऑफ द मार्केट। तो 4/5 ऑफ द मार्केट का मतलब अगर हम बात करें तो 80%। ओके, सो 80% ऑफ द मार्केट जो है वो आपका तुम्हारा क्या बोलते हैं, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, जो लो कॉस्ट फ्लाइट्स हैं उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है टाटा के लिए कि वो कैसे एयर इंडिया, जो कि दैट्स नॉट अ लो कॉस्ट एयरलाइंस, उसको कैसे उसको बेसिकली अपन बिजनेस कर पाएंगे, इंडिगो और स्पाइस जेट्स को चैलेंज दे पाएंगे। ये सबसे बड़ा फंडा है। एंड अगर हम बात करें आफ्टर एक्वायरिंग दी एयर इंडिया, टाटा का अब जो शेयर है डोमेस्टिक एयरलाइंस में वो 23% बढ़ गया। अब जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम बात करें तो एयर एशिया में भी टाटा का कुछ शेयर है, अराउंड 5% कुछ शेयर है, और विस्तारा में भी कुछ परसेंटेज है। विस्तारा में भी इक्वल पार्टनर है, परसेंटेज नहीं है, इक्वल पार्टनर है टाटा का, बल्कि ज्यादा ही है, इक्वल पार्टनर भी नहीं है, ज्यादा ही है बल्कि। तो अगर देखा जाए तो अगर डोमेस्टिक एयरलाइंस की मार्केट की हम बात करें तो 23% ऑफ द शेयर जो है टाटा के पास है, इवन दो उसने 3 एयरलाइंस में उसका पैसा लगा हुआ है, उसके शेयर्स हैं, एक दो एयरलाइन तो ऐसी हैं जो पूरे तरीके से उसी की हैं, तो भी सिर्फ 23% ऑफ द मार्केट शेयर उसके पास है। तो वही चीज ऑथर का यही कहना है कि कैसे अब टाटा, जिसके पास अब 3 एयरलाइंस हो चुकी हैं, वो कैसे डोमेस्टिक मार्केट्स को एक्वायर करेगा। फिर उन्होंने बोला इंटरनेशनल फ्रंट पे, तो इंटरनेशनल फ्रंट पे उन्होंने सबसे पहली बात यही बोली कि अगर हम अभी करंट पैंडेमिक की बात करें तो कॉमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट पर वैसे भी बैन लगा हुआ है, कर्ब्स लगे हुए, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो अभी तो लॉस होना है इंटरनेशनल अगर पर्सपेक्टिव से बात करें। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि देखो एनी डे ये इंटरनेशनल कर्ब्स जो है वो कभी ना कभी खुलने वाले हैं, है ना, 1 महीना 2 महीना 1-1.5 साल बाद खुलेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है, प्रेजेंट में चैलेंज तो करंट पैंडेमिक है, लेकिन आफ्टर दी पैंडेमिक, आफ्टर दी अपलिफ्टमेंट ऑफ द कर्व्स, रिस्ट्रिक्शंस, जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि टाटा को अपनी ही एयरलाइन से कंपटीशन करना होगा, लाइक विस्तारा, लाइक एयर एशिया। अब वो कैसे पैरेलली तीनों एयरलाइंस को साथ में लेके चलती है, ये बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि एयर इंडिया भी एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन इंडिया, आपकी विस्तारा भी अच्छी एयरलाइन है, एंड इवन आपकी एयर एशिया भी अच्छी एयरलाइन है। तो वही चीज है कि कैसे इंटीग्रेट करके इन तीनों एयरलाइंस को ऑपरेट करता है टाटा। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर ऑथर ने बताया कि देखो जब हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं,
तो दो इंडिकेटर्स होते हैं, और दो इंडिकेटर्स अगर ग्रोथ करते हैं तो हमारे इंडिया में या किसी भी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। द फर्स्ट थिंग दे हैव स्टेटेड दैट कि रेट ऑफ ग्रोथ, अगर रेट ऑफ ग्रोथ अच्छी है तो फिर हमारा जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वो जो है वो बढ़ता जाएगा। और दूसरा उन्होंने बताया कि दैट अबाउट दी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ आउटपुट एंड वर्कफोर्स, मतलब अगर वर्कफोर्स एक्सीड होता है, वर्कफोर्स इंक्रीज होता है, तो भी इट्स अ गुड इंडिकेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी इकोनॉमी। ओके, बट यहां पर ऑथर ने बोला कि जब भी हम रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो रेट ऑफ ग्रोथ तो बढ़ा है इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बट एम्प्लॉयमेंट जो है, सॉरी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द रिफॉर्म्स 1991 के रिफॉर्म्स के बाद जो तुम्हारा बेसिकली आपका रेट ऑफ ग्रोथ है वो एक्सीड हुए हैं, बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो, या जिसको हम ब्रैकेट में वर्कफोर्स बोल सकते हैं, वर्कफोर्स के रेट ग्रोथ नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले थोड़ा एम्प्लॉयमेंट को लेकर अपन थोड़ा पर्सपेक्टिव ले लें और फिर खुद पढ़ना समझ में आ जाएगा। पुरानी स्कीम्स और बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चीज में। चलो देखो, अच्छा इसमें डेटा बहुत दिया हुआ है, जैसे जीवीए है और इतना परसेंटेज, वो नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहा हूं वही चीज आप थोड़ा दिमाग में रखना। तो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से, अनएम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से लेकर आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो देखो, अगर हम इंडिया में बात करें तो हम लोगों ने 8 इंडस्ट्रियल को डिवाइड कर रखा है डिफरेंट कैटेगरीज में, 8 डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, अब जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया तो एग्रीकल्चर क्या है, इट्स अ प्राइमरी सेक्टर। फिर आपका माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर हो गया, गैस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि फिर आपका ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सर्विसेज हो गए, तो ये आपकी सर्विस सेक्टर है। ठीक है, और अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में देर आर 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज विच शोज द डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला क्या है, द फर्स्ट थिंग इज रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज। सेकेंड थिंग इज कि आप एनएसएसओ की रिपोर्ट दिखाओ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बारे में। अब एनएसएसओ क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन दी कंट्री ऑफ इंडिया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के डेटा को बताता है, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। So there are the 3 important sources which tells us about the unemployment and employment growth in India. Okay? अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है क्यों? देखो, अब टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि पहला होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, अब हम बात करें आपके यहाँ, आपके गांव में, जैसे एग्जांपल डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपके गांव में 1 एकड़ जमीन है एक फैमिली मेंबर में, और एक फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। फादर है, मदर है, उसके 2 बेटे हैं और उस 2 बेटे की 2 वाइफ है। ठीक है, और उनके पास जमीन कितनी है, 1 एकड़ है। अगर हम देखा जाए तो अगर हम मान के चलते हैं कि फीमेल वर्कफोर्स काम नहीं करेंगी रूरल एरिया में, फील्ड में, तो कितने लोग हैं काम करने वाले, मैन पावर कितना है, 3 लोगों का मैन पावर है। लेकिन इन रियलिटी 1 एकड़ में 1 आदमी की जरूरत होती है। लेकिन अगर तीनों के तीनों लोग, तीनों के तीनों मैन अगर 1 एकड़ में ही खेती कर रहे हैं, तो जो 2 लोग हुए, जो 2 लोग एक्स्ट्रा पड़ गए, दिखने में तो लग रहा है कि भाई दे आर एम्प्लॉयड, बट इन रियलिटी दे आर अनएम्प्लॉयड, क्योंकि 1 एकड़ जमीन में सिर्फ 1 आदमी की जरूरत थी। तो जो 2 लोग हैं वो क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऑन द फेस ऑफ इट हमें लग रहा है कि दे आर एम्प्लॉयड, बट इन रियलिटी दे आर अनएम्प्लॉयड। फिर आता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है क्या, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सीजन के बेस पर आप एम्प्लॉयड हो। जैसे कोई सीजन आ गया, जैसे कि आपके लेबर काम करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो दे आर दी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, या आप बोल सकते हैं सीजनल एम्प्लॉयज, कि भाई जब क्रॉप्स के कटने का समय आएगा ना, तभी वो लोग, उन लोगों को काम मिलेगा। जब क्रॉप्स लगी हुई होंगी या अब जब जब सीड्स डाले जाएंगे तब उनके पास काम नहीं होगा। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है आपका क्या, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली इट्स अराइजिंग ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबल एंड स्किल्स ऑफ अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट। मतलब देखा जाए तो वो स्किल्ड वर्कर्स है ही नहीं उस मार्केट में, वो होता है आपका क्या, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे रिसेशन आ गया, रिसेशन आ गया तो आपकी जॉब चली गई, तो दैट आर दी साइकिल, कि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि भाई आप एम्प्लॉयड रहोगे या नहीं रहोगे।
ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट, तो टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट का मतलब अब एम्प्लॉयमेंट ऐसे हो सकती है, मतलब अगर टेक में चेंज आता जाता है तो भाई एम्प्लॉय होते रहोगे, टेक में चेंज नहीं आ रहा है तो अनएम्प्लॉयड होते जाओगे। तो ये सारी चीज़ है। अब ऑथर ने यहाँ पर बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा जो कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है पॉपुलेशन का बड़ा होना, मतलब लार्ज पॉपुलेशन। सेकंड चीज उन्होंने बोला कि देयर इंडिया में देयर आर नो एजुकेशनल लेवल्स एंड वोकेशनल स्किल्स फॉर वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, एजुकेशन सेंटर्स नहीं है जिससे हम लोग उनको ट्रेनिंग दे सकें और अनस्किल्ड वर्कर्स को स्किल्ड वर्कर्स में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। फिर बताया इनएडिक्वेसी ऑफ स्टेट सपोर्ट है, लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोअर फाइनेंशियल एंड मार्केट लिंकेज है एमएसएमईज में, बिकॉज ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। चौथा उन्होंने बताया कि जो ह्यूज वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और इनफॉर्मल सेक्टर्स में डिफाइन करना कि कौन एम्प्लॉय है कौन एम्प्लॉय नहीं है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये चीज बोली गई। फिर फिफ्थ, अब बोल सकते हो कि भैया कि जो हम कॉलेज और स्कूल्स में हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है वो लिंक्ड नहीं है हमारी इंडस्ट्री से, ठीक है। फिर और बताया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी होती है। तो दीज आर दी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? पॉवर्टी बढ़ जाती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं हमारी कंट्री में, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है कंट्री का वो लॉस हो जाता है, फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो भी अफेक्ट होती है। यही चीज बताएगी। फिर हाँ, बाकी गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि मनरेगा। मनरेगा से पहले 1980 में जवाहर रोजगार योजना भी आई थी, जिसमें बोला गया था कि सेंटर और स्टेट जो है वो 80 और 20% रिस्पेक्टिवली पैसा खर्च करेंगे एंड रोजगार देंगे टू दी अनएम्प्लॉयड पीपल। फिर 2005 में मनरेगा आया। फिर उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी आई, जिसमें अनस्किल्ड वर्कर्स को स्किल्ड वर्कर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को, कि वो लोग अपनी लाइवलीहुड को बेटर सिक्योर कर सकें, ठीक है। फिर 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स आई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि एंटरप्रेन्योर्स को कैसे प्रमोट करना है, नचा करना है कंट्री में, उसके लिए स्कीम थी। फिर वही चीज बताई कि फिर 2016 में एक और स्टार्टअप इंडिया स्कीम, अच्छा बता चुके हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम यही वही चीज आई थी। फिर उसके बाद आपका, अगर हम पास्ट में बात करें तो 1980s में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि आप दुकानों देखते हो, दुकान खुली रहती है रूरल एरियाज में, तो किस वजह से खुली है? बिकॉज ऑफ 1980s दिस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चीज बताई गई। अब वे फॉरवर्ड की हम बात करें तो वे फॉरवर्ड में ऑथर का यही कहना है कि हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन दी सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, जुडिशरी, जिससे गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट हो। दूसरा उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को डिसेंट्रलाइज कर दो, उससे उससे जॉब्स बढ़ जाएंगे। थर्ड चीज यहां पर ऑथर का कहना है कि अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से बाहर निकलना है तो हमें रूरल एरियाज को डेवलप करना होगा, जिससे अर्बन एरियाज में जो जॉब्स का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ जो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ, ठीक है, कि लोग खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करें। फिफ्थ जो थिंग है वो ये है कि कॉन्क्रीट मेजर लेनी चाहिए फॉर रिमूविंग द सोशल बैरियर्स लाइक विमेन की एंट्री, तो ये सारी चीजें अलाउड कर देनी चाहिए। फिर ऑथर ने बोला कि हमें एजुकेशन सिस्टम पर एक वॉच रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट वॉच रखना चाहिए, जो हमारे इन फ्यूचर या हमारे स्किल्ड एम्प्लॉयर बनने या एम्प्लॉय बनने के काम आए, ना कि फालतू वालतू चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए। ये चीज बोला गया। ओके, सो रीड इट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, सो पढ़ना जरूर, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस है, ये हमारा एडिटोरियल का एनालिसिस है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, नेशनल न्यूज क्या कहता है। सो व्हाट हैपन, अपोजिशन का ये कहना यही है कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उस सर्वे में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई डेटा ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया इस इकोनॉमिक सर्वे ने। जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने यही बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे ने पॉवर्टी और जॉबलेसनेस को या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को इग्नोर किया, उन्होंने कोई डेटा प्रेजेंट नहीं किया। कल बजट सेशन का पहला दिन था, और हमेशा याद रखना प्रेसिडेंट प्रिसाइड करता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, मतलब हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब जब एक कंबाइंड सिटिंग होती है ना, लोकसभा के मेंबर राज्यसभा के मेंबर्स भी बैठते हैं जब, और दो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब प्रेसिडेंट
एक तरीके से प्रिसाइड करता है उस सेशन को। कब? जब आपका बजट सेशन का पहला दिन हो। तो बजट सेशन का पहला दिन था कल, इसी वजह से स्टार्ट हो गया, है ना? मतलब बजट सेशन में समर सेशन का पहला दिन हो, 31 जनवरी को पहला दिन था, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कोविंद ने स्टार्ट करा। और दूसरा, जब भी इलेक्शंस होने के बाद, जनरल इलेक्शंस होने के बाद, जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जब पहला दिन होता है, तब प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट ने लोकसभा में यही बताया गया, सॉरी पार्लियामेंट में यही बताया कि पेगासस स्पाईवेयर को लेकर हम लोग अभी कोई डिस्कस नहीं करेंगे। देयर विल बी नो डिबेट ऑन द पेगासस स्पाईवेयर। रीजन भी, क्योंकि पेगासस इशू इज सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब ऑलरेडी इट्स इन द कोर्ट, तो हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम जुडिशरी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए पेगासस जो सब जुडिस है, देयर इज नो नीड फॉर पार्लियामेंट्री डिबेट। दैट्स व्हाट गवर्नमेंट हैज स्टेटेड इन द पार्लियामेंट। मूविंग फर्दर, सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा को लेकर इंडिया और रशिया जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? एंड क्योंकि अभी फरवरी में जो प्रेसिडेंसी है, काउंसिल की प्रेसिडेंसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है, वो रशिया करेगा। अभी अगस्त में इंडिया ने करी थी, अब रशिया करने वाला है, तो शिफ्ट होती रहती है। मूविंग फर्दर, सो इंडिया ने कल 1.65 लाख न्यू कोविड 19 केस निकले। तो देखा जाए तो केसेस तो निकल रहे हैं, बट हाँ ये डिक्रीमेंट है कंपैरेटिवली। अगर अभी 4 लाख के ऊपर केस निकले थे, फिर 3 लाख हुए, फिर 2 लाख हुए, अब 1 लाख के 2 लाख के अंदर अंदर आ गए। इट्स अ गुड स्टेप कि थर्ड वेव भी बहुत जल्दी जल्दी अब अपना डिक्रीज होती जा रही है। एक स्टडी आई, अच्छा ये स्टडी थोड़ी फनी है तो आप खुद पढ़ना ही है। तो इट्स अबाउट के जो न्यूज़ मीडिया है, न्यूज़ मीडिया में कितना एग्रेसिव कंटेंट बताया जाता है। तो शाउटिंग, एग्रेसिव कंटेंट, कितना मेल कैटेगरी है, कितना फीमेल कैटेगरी, ये सारी चीज़ें बताई गई। तो पढ़ना जरूर, खुद से पढ़ना ये। हाँ मतलब इसमें डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट रीड इट ऑन योर ओन। थोड़ी सी मजा आएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ कुछ एंकर्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। मूविंग फर्दर, चलो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 क्या बोलता है। देखो सबसे पहली न्यूज, इट्स अबाउट द फोर्टिफाइड राइस सप्लाई इन गवर्नमेंट स्कूल्स रेज्ड। अब पहली बात है, फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, मतलब फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। देखो राइस आ गया, हमारे इंडिया में प्रॉब्लम पता क्या है? हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाता। हंगर अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही, पहले थी, अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब केसेस डिक्रीज हो गए। मतलब अब दिखता नहीं है कि कोई भूखा मर रहा हो, नहीं। हाँ, न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता। इसी के चलते गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट एक साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ था कि हम लोग नॉर्मल फूड में भी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड कर सकते हैं बाय दी फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस जिसके थ्रू आप फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यूज को ऐड करो। तो वही चीज बताया गया कि सेंटर ने अराउंड 3.38 लाख मैट्रिक टन ऑफ राइस, फोर्टिफाइड राइस मतलब नॉर्मल राइस को न्यूट्रिशनल राइस में कन्वर्ट किया गया और उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजा गया। तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है इतना इतना कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर से। तो मूविंग फर्दर, और यही भी चीज बताया गया कि भाई जो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस होती है, इट्स एन इफेक्टिव टूल जिससे हम लोग मैल न्यूट्रिशन को फाइट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड से ये सारी चीजें फुलफिल हो सकती हैं। सेकेंड न्यूज, इट्स अबाउट द डिमांड फॉर मनरेगा वर्क सॉफ्टन्स। तो यही चीज बताई गई कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट बोल सकते हो, उसका जो डिमांड है वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है, बट हाँ अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल से ज्यादा है। हाँ जैसे फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में जो डिमांड बढ़ी थी मनरेगा के काम की, वो अब इतनी नहीं रही करंट में। तो अब उसके बहुत सारे रीजन बताए गए। अब उसका रीजन लोग ये बोल रहे हैं, ये कंक्लूजन ये ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई देखा जाए तो अब जो वर्कर्स जो थे, माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने स्टेट में आ गए थे, वो वापस से उस स्टेट में जाने लगे जहां उनको काम की जरूरत है, जिससे डिमांड डिक्रीज होगी। बट इस पे गवर्नमेंट, इस पे इकोनॉमिक सर्वे ने खुद बोला है कि भाई ऐसा लोग अज्यूम कर सकते हैं, बट इन रियलिटी अगर देखा जाए तो मनरेगा के काम की डिमांड सबसे ज्यादा जो आ रही है वो आपकी आ रही है उन स्टेट से जहां पर माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि दिल्ली, कर्नाटका, वहां से सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है, बल्कि अदर स्टेट्स में नहीं आ रही। ओके, तो ये चीज उन्होंने बोली है। सो
उन्होंने ये चीज़ बताया गया कि अभी अभी इस बजट में अभी प्रेज़ेंट जो चल रहा है, बजट अभी चल रहा है, उस बजट में गवर्नमेंट को अराउंड 2.6 लाख करोड़ एलोकेट कर देना चाहिए मनरेगा के बजट में। इतना फंड एलोकेट करना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो अच्छा अभी बजट आने वाला है ना, बजट आ रहा है, अभी चल ही रहा है। अगर हम बात करें तो अभी कैपेक्स पे गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया कि अराउंड 7 लाख करोड़ रुपीस हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि आप लगाते थे, गवर्नमेंट के ऊपर लगाते थे कि गवर्नमेंट अब डिसइन्वेस्टमेंट किए जा रहा है, सब प्राइवेटाइज कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे कैपेक्स पर। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। इसका मतलब होता है कि हम लोग कुछ चीजें एक्वायर करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी कैपिटल्स हैं उनको उनको प्रमोट करेंगे या उनको और ज्यादा होल्ड करेंगे, ये चीज। ठीक है, तो जो डिसइन्वेस्टमेंट का अपोजिट कैपेक्स होता है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्रिएटिंग जॉब्स बाय इंफ्रा इन्वेस्टमेंट, तो यही चीज बताई गई कि जो हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है संजीव सनियल, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जॉब्स तो हम लोग एक्सीड नहीं कर सकते, बट हाँ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाए, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्डअप होगा उसके लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। और बाय इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, बाय इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, हम लोग जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया। मूविंग फर्दर, तो बताई गई कि अभी जो सेकेंड वेव आया था उसमें जॉब फॉर्मलाइजेशन बेटर नहीं हुआ। मतलब जॉब फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका जॉब रजिस्ट्रेशन है ना, ये तो लोग जॉब कर रहे हैं। पहले क्या हुआ था, फर्स्ट वेव में बहुत इंपैक्ट पड़ा था जॉब फॉर्मलाइजेशन को, बट इस बार जॉब फॉर्मलाइजेशन सेकेंड वेव में इंपैक्ट नहीं पड़ा, ये चीज बताई गई। तो जॉब फॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हुआ है। मूविंग फर्दर, हाँ गवर्नमेंट ने एक चीज खुद एडमिट करी है, उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेटा हम लोग ये एस्टिमेट नहीं कर सकते कि लर्निंग पे क्या इंपैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। मूविंग फर्दर, सो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि शुगर मिल्स ने जो इथेनॉल सप्लाई किया टू दी ऑयल कंपनीज, उससे फायदा हुआ, उससे शुगर मिल्स को भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल गया, और जिसके चलते जो डेट था शुगर मिल्स कंपनीज के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, फार्मर्स का, वो भी उन्होंने डिस्पर्स कर दिया। तो फार्मर्स को भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनको पैसा मिल गया फ्रॉम द शुगर मिल, बिकॉज ऑफ द इथेनॉल ने हेल्प करी है शुगर मिल इंडस्ट्रीज के। मूविंग फर्दर, हाँ एक चीज और बताई गई कि इकोनॉमिक सर्वे खुद बोला गया कि वैक्सीनेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत रैपिड तरीके से रिवाइव करी है, क्योंकि वैक्सीनेशन होने से इस पैंडेमिक आया, ये पैंडेमिक वैक्सीनेशन बनी, वैक्सीनेशन से हम लोग क्या हुआ, हम लोग की लाइफ भी सिक्योर रही, और लाइफ के साथ साथ हम लोग लाइवलीहुड भी सिक्योर रही, और इसके साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा खर्च हुआ। ठीक है, अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पब्लिक के लिए अच्छा हो, जैसे कि हेल्थ हो गया, स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गए, इन ये सारे सेक्टर्स। ठीक है, इन सारे सेक्टर्स में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है तो फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बोलते हैं, मतलब एक आम आदमी को बहुत फायदा पहुंचे। जैसे कि अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हो, हॉस्पिटल बनाते हो, तो भाई पब्लिक को फायदा होगा, स्कूल्स बनाते हो, पब्लिक को फायदा होगा। इकोनॉमिक सर्वे में यही बताया गया कि भाई इंडिया में फॉरेस्ट एरिया जो है वो ग्रोथ हुआ, एंड इंडिया का अराउंड 24% ऑफ द लैंड जो है जोग्राफिकल एरिया है, इट्स अकाउंटेड फॉर फॉरेस्ट, एंड ऑन एन एवरेज हर साल 2,66 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दी जा रही है। एंड इंडिया जो है, इंडिया थर्ड स्टैंड करता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ कंट्री फॉर द फॉरेस्ट एरिया गेन में। वर्ल्ड न्यूज की हम बात करें तो आज वर्ल्ड न्यूज में से कुछ न्यूज नहीं है, आज हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे तक ही लिमिटेड है। सो ये पढ़ना जरूर है ना, इकोनॉमिक सर्वे जो जो मार्क की गई, ये वाली चीज छोड़ सकते हो, ये फूड सब्सिडी वाली चीज ये छोड़ दो, ये कंटेनर वाली चीज छोड़ दो, ये जरूर पढ़ना, और कल हम लोग बजट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इनकम स्लैब में तो शायद अभी तक, जब तक जितना मैंने सुना बजट में, अभी तो कोई चेंजेस नहीं आए। लेट्स सी, देखते हैं कल बजट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, बट हाँ बजट इस बार का ठीक ठाक आया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे टैक्स जो है रिड्यूस हो चुका है, पहले 17 या 18% लगता था, अब 15% लगेगा, जैसे कंपनीज पे लगता था वैसे अब टैक्स लगने वाला है। चलो, सो दिस इज दी एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तो कल तो वैसे एक्साइटिंग होगा क्योंकि कल पूरा का पूरा पेपर बजट से भरा हुआ होगा, तो डिस्कस करेंगे हम लोग।
तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एन्जॉय योर डे। बाय बाय गाइस।